स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX पर। जी हाँ। काफी चर्चा में है ये कंपनी आजकल, खासकर इसके स्टॉक में जो भारी गिरावट आई है उसको लेकर। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई IEX का बिजनेस क्या है, ये गिरावट क्यों आई और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। और इसके लिए हमने कई स्रोतों को देखा है। इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस टुडे, IEX की अपनी वेबसाइट से भी जानकारी ली है, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी का यूट्यूब विश्लेषण भी देखा, स्मार्ट कर्मा की इनसाइट्स हैं, IND मनी ब्लॉग, मतलब काफी कुछ खंगाला है। बढ़िया। तो मकसद साफ है, भारत के पावर ट्रेडिंग में IEX की जगह कहाँ है, CREC के फैसले का क्या असर हुआ और ये मार्केट कपलिंग क्या बला है ना? जी बिल्कुल, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम आसान भाषा में बताएं, ये IEX आखिर करता क्या है? देखिए, IEX जो है वो भारत का सबसे बड़ा मतलब लीडिंग एनर्जी एक्सचेंज है। ओके। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हैं बाजार है, जहां बिजली खरीदी और बेची जाती है। सिर्फ बिजली नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी और उससे जुड़े सर्टिफिकेट्स भी। पूरे देश के लिए एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक ऑनलाइन मंडी जैसा बिजली के लिए। और इसमें कौन लोग होते हैं, मतलब खरीदार, बेचने वाले? हाँ, इसमें काफी लोग जुड़े हैं। करीब 8100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। अरे वाह। इसमें 60 से ज्यादा तो बिजली बांटने वाली कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स जिन्हें कहते हैं। फिर 850 से ज्यादा पारंपरिक बिजली बनाने वाले, मतलब कोयले वगैरह से। और आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का जोर है, तो 2100 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाले भी हैं। अच्छा। और हाँ, करीब 4900 तो बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं जो सीधे एक्सचेंज से बिजली खरीदते हैं। समझ गए, मतलब पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। और मैंने सुना है कि इनका दबदबा काफी ज्यादा था मार्केट में। हाँ बिल्कुल, इनका जो डे अहेड मार्केट है, DAM, मतलब जहां अगले दिन की बिजली का सौदा होता है। हाँ हाँ। और रियल टाइम मार्केट RTM, जो बिल्कुल फौरी जरूरतों के लिए होता है। इन दोनों में IEX का मार्केट शेयर आप मान के चलिए 90% से भी ज्यादा था। 90%? ये तो लगभग मोनोपोली हुई। हाँ, कह सकते हैं। और FY25 के अनुमान देखें तो उनके रेवेन्यू का करीब 80% हिस्सा इन्हीं सेगमेंट से आता था। बाप रे, 80% रेवेन्यू सिर्फ 2 सेगमेंट से, जहां 90% मार्केट शेयर है। फिर अचानक 24 जुलाई 2025 को ऐसा क्या हो गया कि शेयर 26-28% नीचे गिर गए, लोअर सर्किट लग गया? जी, यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। इसकी वजह बना CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उनका एक फैसला। CERC का फैसला? हाँ, उन्होंने मार्केट कपलिंग को मंजूरी दे दी और इसी खबर ने मार्केट को हिला दिया। अच्छा, तो ये मार्केट कपलिंग ही वो चीज है? जी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में ये है क्या जिसने IEX के शेयर को इतना गिरा दिया? देखिए, आसान शब्दों में अभी तक क्या होता था कि जितने भी पावर एक्सचेंज हैं, जैसे IEX है, PXIL है, HPX है, हाँ, ये सब अपनी अपनी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बिजली का अलग अलग दाम तय करते थे। मतलब IEX पर अलग दाम हो सकता था, PXIL पर अलग। ठीक है। अब मार्केट कपलिंग में क्या होगा कि इन सभी एक्सचेंजों से खरीदने और बेचने की जो बोलियां हैं, जो बिड्स हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में इकट्ठी होंगी। एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह। इसे शायद ग्रिड इंडिया मैनेज करेगा और फिर एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिथम, उसके जरिए पूरे बाजार के लिए एक ही दाम तय होगा, यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ओ, मतलब अब IEX या PXIL अपना अपना दाम नहीं निकालेंगे, एक कॉमन दाम निकलेगा सबके लिए? बिल्कुल सही, एक दाम पूरे मार्केट के लिए। ये कब से लागू होने की बात है? अभी जो प्लान है वो जनवरी 2026 से है और सबसे पहले इसे डे अहेड मार्केट DAM के लिए लागू किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ DAM के लिए अभी? हाँ, पहले चरण में। जो रियल टाइम मार्केट और टर्म अहेड मार्केट हैं, उन पर कपलिंग बाद में सोची जाएगी। हालांकि TM के लिए एक 3 महीने का शैडो पायलट, मतलब एक ट्रायल रन जरूर होगा। तो ये तो सुनने में ग्राहकों के लिए शायद अच्छा हो, मतलब एक दाम, ज्यादा पारदर्शिता। लेकिन IEX पर इसका सीधा असर क्या होगा? उनकी मोनोपोली तो मतलब खतरे में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा असर उनके सबसे बड़े एडवांटेज पर है। IEX का जो नेटवर्क इफेक्ट था। नेटवर्क इफेक्ट मतलब जहां सबसे ज्यादा खरीदार और बेचने वाले होते हैं, वहीं सबको सबसे अच्छा रेट मिलने की उम्मीद होती है ना? हाँ, सही बात है। तो क्योंकि IEX पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी थी, तो प्राइस डिस्कवरी यानी सही दाम तय करने में वो सबसे आगे थे। सब वहीं जाना चाहते थे। अब जब दाम सेंट्रलाइज सिस्टम से तय होगा, तो IEX का ये वाला किला, ये एडवांटेज कमजोर पड़ जाएगा। तो क्या इससे उनका मार्केट शेयर कम हो सकता है?
एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर? हाँ, सबसे बड़ा डर यही है। कुछ एनालिस्ट्स का अनुमान है कि डीएएम में जो उनकी 90% से ज्यादा हिस्सेदारी थी, वो घटकर 60% तक भी आ सकती है। 60%? इतना बड़ा ड्रॉप? जी, ऐसा यूके में भी देखा गया था जब वहां कपलिंग हुई थी। और इसका फायदा किसको मिलेगा? जो छोटे एक्सचेंज हैं, जैसे हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है, जिसमें पीटीसी इंडिया की हिस्सेदारी है, उन्हें फायदा मिल सकता है। और सिर्फ मार्केट शेयर का ही मामला नहीं होगा, कमाई पे भी असर पड़ेगा फिर तो? जाहिर सी बात है, जब कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरे एक्सचेंज भी रेस में आएंगे, तो आईईएक्स को अपनी ट्रांजैक्शन फीस जो वो हर सौदे पर लेते हैं, वो शायद कम करनी पड़े। अच्छा। एक एनालिस्ट को यह भी कहता है कि अगर मार्केट कपलिंग वित्त वर्ष 25 में ही लागू हो जाती, तो आईईएक्स का ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर, जो मुनाफे का एक इंडिकेटर है, वो करीब 30% तक कम हो सकता था। 30%? ये तो बहुत बड़ा असर है। तो एनालिस्ट्स की राय भी बटी हुई होगी, कुछ बहुत नेगेटिव होंगे, कुछ शायद। हाँ, बिल्कुल मिली जुली राय है। जैसे बर्नस्टीन है, वो इसे आईईएक्स के लिए बहुत नेगेटिव मान रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जब लिक्विडिटी का एडवांटेज खत्म हो जाएगा, तो फिर मुकाबला सिर्फ फीस पर होगा। वहीं दूसरी तरफ यूबीएस जैसे कुछ कह रहे हैं कि शायद फौरी असर इतना ज्यादा ना हो, लेकिन हाँ, अनिश्चितता तो बढ़ी गई है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कहना मुश्किल है। तो ये तो हो गई चिंताएं, फौरी असर, अनिश्चितता। लेकिन क्या लंबी अवधि में कोई पॉजिटिव पहलू भी है? मतलब क्या सब कुछ नेगेटिव ही है आईईएक्स के लिए? नहीं, वो पहलू भी देखना जरूरी है। देखिए, भारत में जो पावर ट्रेडिंग है एक्सचेंज के जरिए, वो अभी भी बहुत कम है। मतलब कुल जितनी बिजली देश में इस्तेमाल होती है, उसका सिर्फ 5-6% ही एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। सिर्फ 5-6%? हाँ, जबकि आप विकसित देशों में देखें, जैसे यूरोप या अमेरिका में, तो ये आंकड़ा 65% से 85% तक जाता है। ओह, तो मतलब ग्रोथ की गुंजाइश तो बहुत है। बिल्कुल, स्कोप बहुत ज्यादा है। और सरकार भी चाहती है कि शॉर्ट टर्म पावर परचेज, मतलब कम समय के लिए बिजली की खरीद फरोख्त बढ़े, तो ओवरऑल मार्केट तो बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक रेगुलेटरी रिस्क वाला एंगल भी है ना? ऐसा लगता है कि सरकार को बड़े सेक्टर्स में मोनोपोली पसंद नहीं। हमने टेलीकॉम में देखा है। क्या मार्केट कपलिंग उसी दिशा में एक कदम है, एकाधिकार को कम करने की कोशिश? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि रेगुलेटर शायद नहीं चाहता कि पावर जैसे जरूरी सेक्टर में किसी एक प्लेयर का इतना दबदबा हो। तो मार्केट कपलिंग से कंपटीशन बढ़ेगा, छोटे प्लेयर्स को मौका मिलेगा। और वो आरटीएम सेगमेंट का क्या, जिसका करीब 30% वॉल्यूम था आईएक्स के लिए, उस पर कपलिंग कब होगी, कैसे होगी, ये भी अभी साफ नहीं है। जी हाँ, आरटीएम पर कपलिंग होगी या नहीं, और होगी तो कब और कैसे, इस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। ये भी एक अनिश्चितता का फैक्टर है। तो कुल मिलाकर निवेशकों के लिए ये एक मुश्किल दौर है। सवाल कई हैं। आईईएक्स कितना मार्केट शेयर खोएगा, फीस कितनी कम करनी पड़ेगी, और क्या जो इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ होगी वो इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में यही है कि सीआरसी का ये मार्केट कपलिंग का फैसला आईईएक्स के बिजनेस मॉडल और उसकी जो अब तक की डोमिनेंट पोजीशन थी, उसके लिए एक बड़ा झटका है। और उसका असर हमने स्टॉक प्राइस पर साफ साफ देखा। हाँ, तो भले ही भारत के एनर्जी मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ने का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कम से कम नियर टर्म में आईईएक्स को बढ़े हुए कंपटीशन और रेगुलेटरी अनिश्चितताओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, कि क्या ये मार्केट कपलिंग वाकई बिजली सेक्टर में ज्यादा एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाएगी, या ये सिर्फ जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको थोड़ा काबू में करने का एक तरीका है, जिसका असल फायदा शायद एंड कंज्यूमर तक पहुंचे ही ना। इस पर आगे नजर रखनी होगी। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर आगे जरूर नजर बनाए रखेंगे।